ओके बच्चों, वेलकम बैक। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, जो जैसा कि वादा था पिछले क्लास का, कि आपको हम बताएंगे उस मैक्सवेल इक्वेशन को मॉडिफाई करने के लिए वो तरीका जो कि आपको एग्ज़ाम में प्रोड्यूस करना है, जिसको एग्ज़ाम में आपको लिखना है। इंट्यूटिव तो हम लोग ने पहले कुछ डेवलप किया है, लेकिन अब हम आपको उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे। जरा देखें, डेल क्रॉस बी ये एक हमारी इक्वेशन है, म्यू टाइम जे, ये इक्वेशन है हमारी, जहाँ जे करेंट डेंसिटी है, बी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द कर्ल। अच्छा, एक वेक्टर कैलकुलस का एक फॉर्मूला होता है जिसको कि मैं एज ए लिख रहा हूँ, और इस उम्मीद में कि आप अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स में कहीं पढ़ोगे कि अगर आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो आप क्या करोगे, कंसीडर डाइवर्जेंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का आप डाइवर्जेंस निकालो। डाइवर्जेंस करने का मतलब है कि आप ऑपरेटर डेल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको हो जाएगा म्यू डेल डॉट म्यू टाइम जे। इस चीज को हम दो तरह समझ सकते हैं। अगर कोई क्वांटिटी जिसका कर्ल आप ले रहे हो और उसका डाइवर्जेंस भी कंसीडर करना चाहोगे तो हमेशा जीरो आएगा। इसको लॉजिकली ऐसे समझ लो कि आपने पहले तो कहा एक क्वांटिटी है जो कि इस तरह से कुछ कर्ल बिहेवियर शो कर रही है, और फिर आप ये देखना चाहते हो कि कितनी तेज़ी से बाहर की तरफ फैल रही है। अब या तो ये कर्ल कर रही है या फिर वो तेज़ी से फैल रही है। तो अगर आप देखना चाहोगे तो क्या कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। वो तो घूम रही है ना, वहाँ पर जो घूम रही है तो घूम ही रही है, वो बिल्कुल इस तरह से फैल नहीं रही होगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, ये 12th की मैथ है, कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर, जैसे मान लो एक वेक्टर ए क्रॉस बी है, इस तरह से अगर हमारे पास एक वेक्टर यहाँ है क्रॉस प्रोडक्ट में और फिर उसी का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये इस पूरी चीज़ की वैल्यू जो होगी वो हमेशा जीरो होगी। इसको ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर आप ये वेक्टर बनाते हो ए बी तो ये हमेशा जीरो आता है। इस तरह से भी आप इसको ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो। तो इसके हिसाब से ये जो है ये तो जीरो हो जाएगा कि कर्ल अ क्वांटिटी हुज कर्ल इज कंसीडर्ड इट्स डाइवर्जेंस विल बी जीरो। तो अगर जीरो है तो यहाँ पे क्या आया, म्यू टाइम डेल डॉट जे। इधर तो आपने म्यू बाहर ले लिया। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है, बाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आप पाओगे कि म्यू टाइम डेल डॉट जे इज जीरो, सॉरी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी, माइनस डेल रो बाई डेल टी। तो इसके हिसाब से अगर हम ये कहें सो ये हो जाएगा म्यू टाइम माइनस डेल रो बाई डेल टी इज ज़ीरो, जो कि म्यू जीरो हो नहीं सकता, तो डेल रो बाई डेल टी इज ज़ीरो, यानी रो इज़ कांस्टेंट। तो हम एक ऐसी करंट की बात कर रहे हैं, एक ऐसी करंट जिसके अंदर जो वॉल्यूम, जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। इस तरह करंट को हम नाम देते हैं स्टेडी करंट। मतलब एक नॉर्मल तरीके से चीज़ें फ्लो हो रही हैं। करंट चार्ज के फ्लो होने से करंट बह रही है, लेकिन वो करंट टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। इट्स कॉल्ड अ स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट जहाँ की रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये निकल के आया है कि ये जो इक्वेशन है ये किस सिनेरियो में काम करेगी, ये उस सिनेरियो में काम करेगी जब हमारे पास स्टेडी करंट होगी, एक ऐसी करंट जो कि टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो। अब मैक्सवेल कहते हैं कि ये तो बड़ी स्पेसिफिक सी केस है। अगर कहीं पर टाइम वेयरिंग का कुछ रोल है, मान लो कोई चीज़ है, कोई करंट है या ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, टाइम के साथ बदलाव हो रहा है, तो क्या होगा, तो ये इक्वेशन वहाँ काम नहीं करेगी, चूँकि ये तो एक स्पेसिफिक स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए काम करने वाली इक्वेशन है। अब मैक्सवेल सोचते हैं कि तो इसका क्या किया जाए, कैसे इससे बचा जाए। तो उनको विचार ये आता है, इस तरह से मैथमेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, कि चलो ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को पूरा नहीं बदलना है, क्योंकि करंट की प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड का होना तो सही है। अब हम क्या करते हैं, टू कंसीडर, उन्होंने कहा कि टू कंसीडर द टाइम वेरिंग नेचर, टू कंसीडर द टाइम वेरिंग नेचर, लेट current density JD is also
प्रेजेंट। उन्होंने एक चीज़ सोची कि चलो ऐसा है कि मान लो जैसे स्टडी करंट के लिए ये करंट डेंसिटी J है, ऐसे ही जो बदल रहा है, जिसको हम सोच रहे हैं कोई चीज़ बदल रही होगी तो क्या होगा, उसके लिए एक करंट डेंसिटी और मान ली गई JD। तो क्या हो जाएगा, सो वी मे राइट, हम क्या लिख सकते हैं इसके हिसाब से, हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू J, जो कि एम्पियर ने माना था, और एक नई सिचुएशन के लिए एक और J जिसको कि मैक्सवेल ने मान दिया, JD कह दिया है, क्योंकि ये आने वाले समय में डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हमने इसको शुरू से ही D लगा के रखा है। तो ये हमने ये मॉडिफिकेशन, ये टर्म क्यों मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया, उसका लॉजिक मैंने बताया कि कुछ टाइम वेयरिंग नेचर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्वेश्चन में ऐसा किया गया। आप क्या करो, कंसीडर द डाइवर्जेंस, इस पूरे का डाइवर्जेंस ले लो, तो डेल डॉट डेल क्रॉस B इज डेल ऑफ डेल टाइम डॉट म्यू J plus JD. I hope everything is smooth. This is 0, so this is mu time del dot J del dot JD. ओके, तो यहाँ से आया, ये तो 0 नहीं होगा, सो आप लिख सकते हो डेल डॉट J प्लस डेल डॉट JD is 0 since डेल डॉट J is minus डेल रो बाई डेल टी। तो अब आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब है डेल डॉट JD, दिस गाय इज माइनस डेल रो बाई डेल टी इज 0, बिकॉज ये आपने ये रख दिया, या ऐसा कर सकते हो डेल डॉट JD इज डेल बाई डेल टी ऑफ रो। ओके, यहाँ तक आ गए हम ट्रांसफर करके। अब बाई गॉस लॉ आपने पढ़ा है कि डेल डॉट E रो अपॉन एप्सिलॉन ये होता है, तो यहाँ से रो वैल्यू हो जाएगी डेल डॉट एप्सिलॉन E इज अ कांस्टेंट, तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ रखोगे, हेंस डेल डॉट JD इज व्हाट, D बाई dt ऑफ डेल ऑफ एप्सिलॉन E। ओके, गुड, आई होप सब कुछ ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डेल डॉट JD इज डेल डॉट एप्सिलॉन टाइम डेल E ओवर डेल T। कंपेयर करो, इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट JD इज डेल E ओवर डेल T। आई होप ये ऑपरेटर्स को आप इक्विवेलेंट कर लोगे तो आपने ये चीज़ निकाल दी। अगर ये चीज़ निकाल दी है तो हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन डेल्टा E और डेल्टा T। गुड, सो अब म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन दिस विल बी म्यू नॉट टाइम एप्सिलॉन नॉट टाइम डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। ओके, तो इसका अब ये है, दिस इज, सो इस तरह से हम कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए उस इक्वेशन तक जिसको कि अब हम नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड द एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। इसको हम एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन कहने वाले हैं। ओके, क्यों कहने वाले हैं, क्योंकि ये इसको एम्पियर के लॉ को मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया। तो अगर स्टडी स्टेट है करंट, अगर मान लो किसी समय स्टडी स्टेट करंट नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तब भी ये टर्म बचा रहेगा, इस इक्वेशन को राइट साइड को 0 होने से बचाएगा। अगर ये टर्म नहीं है तो स्टडी है तो ये रहेगा। इस तरह से इस इक्वेशन को हम एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। इसको हम अब देखो, यहाँ पर ये करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया, और ये जो करंट डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही जो डेल E बाई डेल टी है, ये भी वो टर्म है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो चूंकि ये टर्म जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो इसको हम एज अ करंट की तरह से बिहेव करता हुआ मान सकते हैं। इसको करंट की तरह से बिहेव इक्विवेलेंट कैसे माना है, उसको हमने अभी इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने दिखाया है किस तरह से आप उसको डेल E बाई डेल टी राइट साइड गॉस लॉ से करके आप वो इक्विवेलेंट I के इक्विवेलेंट कर सकते हो। क्योंकि ये जो फैक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है,
इसलिए इसको रेपुटेशन मिली है करंट को। और इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं वो मैंने बात की है कि ये एक मिसनोमर है, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट थ्योरी जो पहले कभी चलती थी, मैकेनिस्टिक व्यू जो पहले कभी चलता था फिजिकल कम्युनिटी में, उसी के दौरान के वो व्यक्ति थे जो मैक्सवेल। तो उस समय की जो माहौल था, उसी माहौल के हिसाब से, उसी चलन के हिसाब से, उन्हीं बातों के हिसाब से मैक्सवेल ने भी उसको कहा था। तो इसलिए हम उसको भी आज भी डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म कहते हैं। तो इस तरह से हम इस बहुत ही फेमस इक्वेशन तक पहुंच गए हैं, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। नाउ इज हाई टाइम टू राइट द मैक्सवेल इक्वेशन। अब हम अपनी मैक्सवेल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमने 4 इक्वेशन देखी। पहली गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरी जिसको कहा जाता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक, तीसरी जो कि फैराडे लॉ है डिफरेंशियल फॉर्म में, चौथी ये होगी। ठीक है, तो इसको जब इंक्लूड करोगे तो हम उन चारों इक्वेशन के सेट को मैक्सवेल्स इक्वेशन कहेंगे। सो नाउ वी कैन राइट द मैक्सवेल इक्वेशन। तो अब आप लिखोगे द मैक्सवेल इक्वेशंस, द मैक्सवेल इक्वेशंस। तो मैक्सवेल इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? पहली, दिस इज डेल डॉट ई इज रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉस लॉ फॉर स्टैटिक्स। दूसरा है डेल डॉट बी इज जीरो, आई एम नॉट लाइकिंग दिस नेम, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि हमने कुछ अलग तरह की किताबें कंज्यूम कर रखी है ना, तो हमारी विचारधारा कुछ अलग तरह की हो गई इस मामले में। ओके, डेल क्रॉस ई इज माइनस डेल बी बाई डेल पी, नो डाउट द ग्रेट फैराडे इक्वेशन, Faraday's law. And the last one is the most important, del cross B is mu time J plus mu epsilon del E over del T. This is called, इसको कुछ लोग कहते हैं modified Ampere law। मतलब who modified it? Ampere। तो उनका नाम क्यों नहीं लिख सकते हो आप? This is called Ampere Maxwell law या modified Ampere law, Ampere's law, modified Ampere's law. Okay, so these 4 equations are popularly known as the great Maxwell's equations. Let me adjust the camera. Okay. ये हो गया, ठीक है। आई होप, अरे भैया अपने हाथ है, सब सेटिंग भी करनी है, अपने हाथ ही सब एडिटिंग भी करनी है, तो इसीलिए थोड़ा सा कट गया होगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन, 4 मैक्सवेल इक्वेशन और ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक हो गया, पर्याप्त मात्रा में हमने यहाँ पर बातें बता दी हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम इस मैक्सवेल्स इक्वेशन को फ्री स्पेस के लिए लिखना शुरू करेंगे। और जैसे हम फ्री स्पेस में लिखेंगे तो वैसे फ्री स्पेस के लिए ये इक्वेशन जो होंगी वो थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई हो जाएंगी। द मोमेंट ये मॉडिफाई होंगी, फिर हम इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना शुरू करेंगे। जो थ्योरम्स हैं हमारे पास, जो तरीके हैं हमारे पास वेक्टर कैलकुलस के, उनको अप्लाई करना शुरू करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल गेट अ सेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस टाइप, और उसका जो सोल्यूशन होगा वही सोल्यूशन असल में बताएगा कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो नेक्स्ट क्लास में हम 2 काम करेंगे। पहला काम होगा मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखेंगे फ्री स्पेस में। दूसरा काम होगा, उसमें लॉजिक आपको बताया जाएगा कि फ्री स्पेस लिख रहे हो तो इसलिए क्यों ये इक्वेशंस मॉडिफाई होने वाली है। फिर आपको दूसरा लॉजिक उसमें बताया जाएगा कि कैसे उन मॉडिफाइड इक्वेशंस को जो कि फ्री स्पेस के लिए लिखी गई हैं, उनको आपस में हम जब उनका कॉकटेल बनाएंगे तो किस तरह से उसके आउटपुट में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात हमें वहाँ पर पता चलेगी। सो वी हैव फिनिश्ड मेजर पार्ट ऑफ दिस यूनिट। बेसिक लॉजिक्स तो हम लोग यहाँ पर कवर कर ले गए हैं। एक लॉजिक हमने जो स्टोक लॉ का आज कवर किया इससे पहले वाले वीडियो में, और यहाँ पर हमने आपको इक्वेशन भी मॉडिफाई करके दिखा दी। तो अब बस इनकी कुछ मैथमेटिक्स बची है और फिर उसके बाद फिर उसके आउटकम है जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाईली
हाई लॉजिक आपको डिमांड नहीं करेंगे, यू नीड सम मैथमेटिकल स्किल देन दैट्स फाइन। ठीक है प्यारो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।